नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। राजस्थान में आज शाम चुनाव प्रचार थम गया है। अब सभी को इंतजार है 25 नवंबर का, जब वोट डाले जाएंगे। आज आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार में लगा दी। बीजेपी की ओर से देवगढ़ में पीएम मोदी ने चुनावी रैली कर कांग्रेस पर हमला बोला, तो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने रोड शो कर बीजेपी के पक्ष में भीड़ को जुटाया। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने जोर लगाया तो कांग्रेस भी स्थानीय नेताओं के बूते पूरे दमखम के साथ मैदान में नजर आई। सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में कांग्रेस के लिए वोट मांगे, तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। राजस्थान में गुरुवार को चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन इससे पहले दिन भर चुनावी शोर चरम पर रहा। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने पूरी ताकत लगा दी। राजस्थान के देवगढ़ में पीएम मोदी ने जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने दावा किया कि गहलोत सरकार की राजस्थान में कभी वापसी नहीं होगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, गहलोत जी कोनी मिले वोट जी। उन्होंने मतदाताओं से गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। गहलोत जी कोनी मिले वोट जी, गहलोत जी कोनी मिले वोट जी। और अब तो ये बात राजस्थान में सोशल मीडिया में बच्चों में जैसे स्पर्धा चल पड़ी है। हर घर से बच्चे वीडियो पर ये वाक्य रख करके सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। बच्चे भी बोल रहे हैं, गहलोत जी कौन ही मिले वोट जी। गुरुवार को जयपुर और नाथद्वारा में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के पक्ष में रोड शो किया। रोड शो में उमड़ी भीड़ देखकर अमित शाह ने दावा कर दिया कि राजस्थान में अब की बार बीजेपी सरकार। इससे पहले अमित शाह ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा, पूरे राजस्थान का दौरा करने के बाद मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि राजस्थान में अगली सरकार बीजेपी की सरकार बन रही है। राजस्थान में सिचुएशन चेंज हो गया है। मेरी बात मानकर चलिए, राजस्थान के हर कोने में कांग्रेस हार रही है और भाजपा जीत रही है। उधर राजस्थान के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया। झोटवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के समर्थन में आयोजित इस रोड शो की शुरुआत कालवाड़ रोड पर बजरंग द्वार से हुई। रोड शो में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में उत्तर प्रदेश में अपने शासन को मॉडल के रूप में दिखाने, भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को घेरने और विकास के लिए डबल इंजन सरकार बनाने की अपील की। इन भाषणों में धार्मिक लाइन पर वोटरों को रिझाने की कोशिश भी साफ दिखाई दी। भाइयों बहनों, आपका उत्साह दिखाता है कि 25 नवंबर को जब राज्य विधानसभा के चुनाव होंगे तो सभी विरोधियों की जमानतें इस विधानसभा सीट पर आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने जोर लगाया तो कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ मैदान में नजर आई। सीएम गहलोत ने जोधपुर में कांग्रेस के लिए वोट मांगे, तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। गहलोत ने कहा कि ये 25 तारीख तक हमारे मेहमान हैं, फिर ये लोग मुंह नहीं दिखाएंगे। ये षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। गहलोत ने दावा किया कि कन्हैया की हत्या में बीजेपी के नेता शामिल थे। सीएम गहलोत ने कहा कि महादेव ऐप और लाल डायरी की जांच होनी चाहिए, इसमें षड्यंत्र किया गया है। ये ढाबा बोला हुआ है, ये हमारे 25 तक के मेहमान हैं। 25 के बाद में जाएंगे, 5 साल मुंह नहीं दिखाएंगे, ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री, ना इनके कोई और नेता लोग। नंबर 2,
ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। अब राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर गुरुवार शाम थम गया और 25 नवंबर यानी कि शनिवार को राजस्थान की 200 में से 199 सीटों के लिए वोटिंग होगी। एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन की वजह से चुनाव टल गया है। ऐसे में 199 सीट पर वोटिंग होनी है। इस चुनाव में बीजेपी गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार और हिंदुत्व को मुद्दा बना रही है, तो कांग्रेस को गहलोत के विकास और सियासी जोड़तोड़ की जादूगरी पर भरोसा है। लेकिन सच तो ये है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में हर बार की तरह इस बार भी मुद्दों के बजाय जातीय समीकरण का बोलबाला है। कांग्रेस और बीजेपी भी चुनाव के मुद्दों की जगह जातीय समीकरण पर फोकस कर रही है। पीएम मोदी ने बुधवार को कोटड़ी में सचिन पायलट के बहाने गुर्जर समाज पर जिस तरह जातीय कार्ड खेला है, उससे साफ हो गया है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण पूरी तरह भूमिका निभा रहे हैं। 2003 और 2013 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने जाति कार्ड खेलते हुए कहा था कि वो जाटों की बहू हैं, राजपूतों की बेटी हैं और गुर्जरों की समधन हैं। ये तीनों जातियों की राजस्थान की राजनीति की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका रहती है। 2018 में बीजेपी की इन पर पकड़ कमजोर हुई तो सरकार हाथों से खिसक गई और कांग्रेस ने उन्हें साधकर सत्ता अपने नाम कर ली थी। ऐसे में राजस्थान में जिस पार्टी ने अंतिम दौर में इन जातियों को साध लिया, उसी पार्टी के हाथ सत्ता की चाबी भी लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो अब प्रचार खत्म हो चुका है और अब इंतजार है वोटिंग का। 25 नवंबर, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की और इस दौरान लगातार वो इसी बात को दोहरा रहे थे कि गहलोत जी को नहीं मिले वोट जी, लेकिन वोट जनता देगी। ये जनता का निर्णय है कि वो अपने मत का इस्तेमाल करती है तो कांग्रेस को वोट देती है या बीजेपी को। राजस्थान के इसी रण को लेकर हम करेंगे चर्चा। पैनल में कई विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता संदीप दुबे जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत रत्नाकर जी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजलक्ष्मी जोशी जी भी जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत स्वागत। राजलक्ष्मी जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। चुनाव में बीजेपी गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार और हिंदुत्व को मुद्दा बना रही है, तो कांग्रेस को गहलोत के विकास और सियासी जोड़तोड़ की जादूगरी पर भरोसा है। लेकिन सच तो यह है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में हर बार की तरह इस बार भी मुद्दों के बजाय जातीय समीकरणों का बोलबाला है। कांग्रेस और बीजेपी भी चुनाव के मुद्दों की जगह जातीय समीकरण पर फोकस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिन पायलट को जिस तरीके से गुर्जर समाज पर जातीय कार्ड खेला है, इसको लेकर इससे साफ हो गया है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण पूरी तरीके से भूमिका निभा रहे हैं। किस तरीके से आकलन करना चाहेंगी इस बार के राजस्थान चुनावों का? जी नमस्ते। और अगर मुझे मौका नहीं मिले तो आपके दर्शकों को मैं आज ही अनुरोध करती हूँ कि जब वोटिंग का समय आएगा तो फिर जरूर जाके वोट करिएगा राजस्थान। नमस्ते राजलक्ष्मी जी, और आपको मौका जरूर मिलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? एक फीमेल एंकर यहाँ पर बैठी है, इसीलिए सबसे पहले मैंने आप ही को मौका दिया। ओके, तो अच्छा, तो ऐसा है कि अभी देखिए हमारे देश में पता नहीं क्यों ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि ये जाति का जो विषय है ना, ये छूटता ही नहीं है। और कोई भी अगर राजनीतिक पार्टी उसको छोड़ना भी जाए तो दूसरी पार्टियां जो है उसको ही मुद्दा बना देती है। तो फिर ऐसा है कि कोई भी पार्टी उसको छोड़ेगी नहीं, ऐसा हो गया वो। तो देखिए अभी जैसे ये जो INDIA अलायंस है वो उन्होंने उसी को मुद्दा बना दिया। कहते हैं कि हम कास्ट सेंसस बनाएंगे। तो कास्ट सेंसस नहीं किया उन्होंने, लेकिन 1-2 राज्यों में उन्होंने कास्ट सर्वे जरूर किया और उसी को अपना जैसे उन्होंने बताया कि वो अचीवमेंट जैसे बना रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो फिर
स्वाभाविक है कि दूसरी पार्टियां भी उन पर उसी को लेकर, जाति को लेकर उन पर वार करेंगी। तो ये जो है इससे अगर हमको निकलना है तो फिर ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जाति के विषय को छोड़ देना चाहिए पीछे, और किसी का क्या अचीवमेंट हुआ, उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है, उसको देखकर उसके हिसाब से इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो ये हो नहीं रहा है। लेकिन मुझे आशा है कि अगर ये जो अभी आगे जो सेंसस होगा, जो 24 के बाद जो सेंसस होगा, तो मुझे आशा है कि उसके बाद काफी सारी चीजों में बदलाव आएंगी, और हो सकता है कि इसको ये जो रिजर्वेशन की बात है जो बार बार उठते रहते हैं, उस पर कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और राजस्थान में ये जो कास्ट फैक्टर है, उसके अलावा बहुत सारे अलग फैक्टर्स हैं अभी, जैसे उधर एंटी इनकम्बेंसी तो बहुत ही जोर से है। तो उसमें मुझे लगता है कि आपके कोई पिछले सेशन में भी मैंने आपसे कहा था कि वहाँ पर जो है, ये जो आपको पता है कि वो जो रिवॉल्विंग डोर वाला जो कंसेप्ट है वो तो है, वो करीब 50 सीटों में है, और जिसमें से करीब 45 सीटें कांग्रेस ने जीती थी पिछले बार। तो फिर अभी इस बार जो है वो बीजेपी को उसका ज्यादा फायदा हो सकता है। और उसके अलावा करीब 30 सीट ऐसे हैं भाजपा के जो उन्होंने कभी हारे ही नहीं, और वो जो जिसको आप स्ट्रॉन्ग सीट कह सकते हैं, और जिसके मुकाबले अगर आप देखें तो कांग्रेस के केवल 5 सीट ऐसे हैं जो वो कह सकते हैं कि वो कभी हारे नहीं। और दूसरी जगह अगर आप वीक सीट देखोगे तो भाजपा के केवल मुझे लगता है 5 या 6 वीक सीट्स हैं उनके, और जो कांग्रेस के जो हैं वो बहुत कुछ 20-25 वीक सीट्स हैं उनके, या ज्यादा है शायद। तो वो चलिए, मैं सीटों को लेकर आऊंगी, सीटों को लेकर हम यहाँ आपसे चर्चा करेंगे राजलक्ष्मी जी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस किन मुद्दों के साथ जाने वाली है, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। रत्नाकर जी, चुनाव प्रचार आज थम गया है, अब डोर टू डोर कैंपेन होगा, वहां आप लोगों के पास बताने के लिए कौन कौन से मुद्दे होंगे जनता को, या यहाँ भी यही बताएंगे कि कौन पनौती है और कौन जनता के लिए शुभ? रत्नाकर जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, अभी आपकी आवाज मिल पा रही है। ऋषि जी, देखिए, राजस्थान में गहलोत सरकार ने पूरे 5 साल जनता के हित में काम करने किया। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि ये अपने कामों को ही नहीं गिना पाते, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे कर्नाटका हो। उन्होंने जब इलेक्शन में जाते हैं तो अपने काम को गिना ही नहीं पाते, सिर्फ विपक्ष को कोसने का काम है। अभी राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने क्या क्या बड़े बड़े काम किए हैं। उन्होंने किसानों के लिए, सबसे बड़ी चीज है किसान, जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, किसानों के लिए जो लोन था उनका 15,500 करोड़ लोन था, उसमें तकरीबन 20 लाख किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया। वहीं पे गरीब लोग जिनके पास पैसा नहीं होता है, अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अपने परिवार का इलाज नहीं कर पाते, उनके लिए चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख का जो है बीमा योजना कराया था, और उसका लाभ पूरे राजस्थान में लोगों ने उठाया, और वीडियो काफी लोगों ने बना के डाला कि मुझे राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना का किस तरह से मुझे लाभ मिला है। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए भी 76 लाख महिलाओं को जो है 500 में गैस सिलेंडर दिया। तो जो महंगाई मार महिलाएं सबसे ज्यादा झेल, चलो अब तो आप 400 में देने वाले हैं ना। बीजेपी वालों ने कह दिया हम 450 में देंगे, तो आप 400 पर आ गए। 10 सेकंड और दीजिए, मैं गिना देता हूँ, पहले अपनी बातें गिना लो। हमने जी बिल्कुल पूरा मौका दिया है मैंने आपको। फिर मैं इनको पूछूंगा ना कि ये क्या किए। अभी तो हमने क्या किया, आप तो कहेंगे कि आरोप लगाने की राजनीति करते। हम आरोप लगाने की राजनीति नहीं करते, हमने काम किया है। सेवा ही कर्म और सेवा ही धर्म का सिद्धांत लेकर गहलोत की सरकार ने काम किया है, इसलिए जनता कह रही है कहो दिल से कांग्रेस फिर से। देखिए, आज किसानों के
100 यूनिट हमने महंगाई से राहत किस तरह से दिया है। 100 यूनिट पर हमने माफ करने का काम किया है लोगों के, जिसके यहाँ 100 यूनिट तक बिजली बिल आता था वो हमने माफ किया है। महिलाओं को जो रोडवेज सरकारी बसों में चलती हैं, हमारी महिलाएं, जो अभी आप कह रही थी कि महिला होने के नाते हम वरीयता देंगे, तो हमने भी राजस्थान में वरीयता दिया है। हमने महिलाओं को रोडवेज में 50% किराए में कंसेशन देने का काम किया है। हमने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना वहाँ पे चालू किया था, जिसमें 8 रुपए में हम गरीबों को भरपेट खाना खिलाते थे। हमने कोविड काल में अब कुछ राजस्थान में प्रगति भी किया। चलिए, जितना अभी ये जो आप यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं डिबेट में बैठकर, मुझे लगता है कि गहलोत जी के अलावा शायद ही किसी ने मंच पर जनसभाओं में इतना प्रचार किया हो, क्योंकि राहुल गांधी को सुन लीजिए, प्रियंका गांधी को सुन लीजिए, खड़गे जी को सुन लीजिए, सिर्फ बीजेपी को कोसने का काम ज्यादा किया है। संदीप दुबे जी, और आप जिस तरीके से अभी योजनाओं का जिक्र कर रहे थे कि हमारा तो भाव सेवाओं का है, तो पेपर लीक जब हुआ तो उसमें किसको कौन सी सेवा दी गई, ये भी जरा मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले संदीप दुबे जी के पास भी चली जाती हूँ, वरना कहेंगे कि मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं। संदीप जी, अब तो सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं और इन 2 दिनों में आपके नेताओं को, आपके कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर जनता से वोट मांगने हैं। आप किन मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे, या आप भी यही बताने का कार्य करेंगे कि कौन राहु केतु है, कौन मूर्खों का सरदार है? रेशु जी, देखिए, आज मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे राजनेता, हमारे कार्यकर्ता घर घर गए हैं, चुनाव प्रचार संपन्न हो चुका है। हम लोगों ने अपनी बात, अपने पक्ष को जनता के समक्ष रखा है और जनता का दिल जीतने का भी काम हुआ है। मैं एक ही बात कहूंगा, हमारी बीच 2 बहनें बैठी हुई हैं। जिस राजस्थान में अगर बहनें सुरक्षित नहीं है, उस सरकार ने विकास बहुत किया, उस सरकार ने दूसरी विकास करी। आप याद करिए, 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने वहां 2 लाख करोड़ रुपए 10 साल में इन्होंने दिए टोटल विकास के लिए। वही 9 साल की सरकार ने, हमने उसी स्टेट को 9 लाख से ज्यादा, 9 लाख करोड़ से ज्यादा रुपये दिए। उसमें इन्होंने, वहां क्या हुआ, रेलवे इंफ्रा में काम हुआ, जो हाईवे है, नेशनल हाईवे रोड, आप जाइए, ये रोड की स्थिति ठीक हुई। हमने कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे जैसी चीजें बना के बनी, वहां विकास हुआ। तो जो पैसा केंद्र ने दिया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसको क्या क्या बांटा। अभी ये बांटा वो गिना रहे थे, ये दे दिया, वो दे दिया। ये बताएं, राजस्थान सरकार जब इनकी बनी है, उसके बाद राजस्थान सरकार ने कमाई कितनी करी है और कहां से इनके पास धन आए, इसकी कोई लेखा जोखा नहीं। ये राजस्थान की जनता समझ रही है और आज कोई मूर्ख नहीं है। हम लोग राजनीति जरूर कर रहे हैं, लेकिन राजनीति किस लिए होती है? बहनों के लिए होगी, भाइयों के लिए होगी, किसानों के लिए होगी और खुद या कांग्रेस के परिवारों के लिए होगी। इंडिया नाम की जो गठबंधन एक संस्था बनी है, कहीं का ईंट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, और उसका काम सिर्फ ये है कि सुबह से लेके शाम तक, हमारे गांव में एक कहावत है कि कोने के शराब से कोनो क्योंकि कुछ होके के होई तो हो गए। तो अब तक इन लोगों के शराब सुबह से लेकर शाम तक जो इनके मंत्र होते, इनके मंत्र में इतनी जान होती, तो अब तक लोग ये मोदी जी को, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनसे कितनी इनके मन में, पेट में घृणा है, द्वेष है, पता नहीं कहाँ उठा के फेंक दिए होते। अच्छी बात यह है कि आज कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि 5 साल के शासन में हमने ये किया और आने वाले भविष्य में वो क्या करना चाहते हैं। वो भविष्य की चिंता इनको नहीं है। जो किया है, जो बटोरा है, वो बांट दिया है। कटोरा है इनके हाथ में, राजस्थान के पास कटोरा लेके ये कहाँ मुख्यमंत्री जी जाएंगे, कहाँ से ले आएंगे, फिर केंद्र से ही मांगेंगे। तो अच्छी है, डबल इंजन की सरकार अब राजस्थान देने जा रही है और उसको पता है कि डबल इंजन की सरकार थी राजस्थान का विकास संपर्क। और मैं एक और बात कहूंगा, इस देश में जहाँ नारी की पूजा होती है, वही देश में स्वर्ग होता है, वही देश सुंदर होता है, वही देश समृद्ध होता है। और राजस्थान परंपराओं का देश है। राजस्थान की जब बात आती है, ये बातें जब आप करते हैं ना, तो मुझे उस वक्त मणिपुर जरूर याद आ जाता है। संदीप जी, मुझे मणिपुर की घटनाएं याद आ जाती हैं। नारी को पूछने की आप लोग बात करते हैं सिर्फ बातों में, और उसका भविष्य मणिपुर में क्या हुआ उस घटना को भूल जाते हैं। मध्य प्रदेश में बच्ची के साथ क्या हुआ, उन घटनाओं का भी तो आप जिक्र कीजिए ना। नहीं, बिल्कुल रेशु जी, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी हो, देश के किसी कोने में हो, हम एक को दूसरे से जोड़ के देखना भी चाहिए। और हमें तो स्पष्ट तौर से कि हमें जो गलत लोग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हो नहीं, ऐसा सबक होना चाहिए कि दोबारा वो करने की कोशिश न करें। हम छाप ही नहीं बुराई को, हम बुराई के पीछे खड़ा ही नहीं होना चाहते। हम तो चाहते हैं जहाँ सत्य है
वही समाज का गठन होना चाहिए। असत्य पे समाज का गठन नहीं हो, और असत्य पे अगर समाज का गठन होगा तो उसका विघटन हो जाएगा। तो सत्य जहां है वहीं पे राम राज्य है, और जहां राम है वही सत्य है, और ये भारत की परंपरा है। और इसका निर्वहन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता वंदे मातरम के नाम पे अपना सर्वोच्च जीवन देके करता है, और उसे भारत माँ के जय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि हर जगह राम के नाम पर वोट मांगने से आपको वोट मिल जाएंगे? रेशु जी, राम तो हमारे आराध्य है ना। अगर इस देश में सत्य नहीं होगा तो इस देश को पूछेगा कौन? और एक और बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने जातियों की जिक्र करी। भारत जातियों में बटा हुआ समाज नहीं है, भारत जातियों में बंधा हुआ समाज है। और जहाँ बंधन है, जहाँ गठबंधन है, वही प्रेम है। हम एक जातियां दूसरे से लड़ते नहीं है, एक दूसरे के सौहार्द के पूरक है। उनको मजबूत भी करेंगे, तो जहाँ गठबंधन है वहाँ आपको तारीफ करनी चाहिए। फिर इनका इंडिया गठबंधन आपको इतना क्यों कांटों की तरह चुभता है? बोलिए। मैंने कहा कि इनका जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें तो इतनी सारी पार्टियां हैं, तो इनका गठबंधन क्यों आपको कांटों की तरह चुभता है? नहीं, मुझे कांटों की तरह इनका गठबंधन कभी नहीं चुभा। हमें तो ये लगा कि जो कांटे हैं वो आपस में ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, इसीलिए गुलाब का फूल खिला हुआ है। ये कांटे आपस में मिलकर हमेशा खुद में भी लड़ते हैं। चलिए, शुक्र है आपने गुलाब का फूल कहा है, कमल का फूल नहीं कहा। मैं इनकी कभी बुराई नहीं करता, लेकिन इतना है कि जो परिकल्पना के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री ने ताना बाना इस देश में जोड़ा है, बुना है, वो और सशक्त होगा, मजबूत होगा, और राजस्थान की जनता यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करेगी। रत्नाकर जी, देखिए, ये कहावत कही गई है कि मुख में राम और बगल में छुरी। अगर आप राम को बीच में लाते हैं तो राम राजनीति का विषय नहीं है। राम प्रेम, आस्था और सौहार्द का विषय है और पूजनीय है। राम की चीज के आड़ में आप राजनीति जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ही निंदनीय है। मैं पहली चीज कर रहा हूँ, आप जनता के विकास की राजनीति करिए। और आप कह रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, आप अभी रेशु जी ने पूछा, आप कहते हैं कि सबके पीछे खड़े हैं। अरे मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ पूरा देश और पूरा विश्व ने देखा। अरे भैया, राजस्थान की बात हो रही है, अभी राजस्थान में चुनाव है, फिर मणिपुर में और चर्चा करेंगे। जो हुआ वो जेल के अंदर है, उनको सबक सिखाने का काम हुआ है। ये देश कोई आलू भंटा टमाटर से नहीं चलता। संदीप जी, आपको पूरा टाइम दिया। संदीप जी पूरा टाइम दिया। उनका टाइम है, उनको बोलने दीजिए उनको। और आप लोग चले जाते थे। ठीक है संदीप जी, प्लीज। जवाब जिसके पास रहता है ना वो धैर्यपूर्वक सुनता है और उसका जवाब देता है। जिसके पास जवाब नहीं रहता वो ऐसे ही। आप राजस्थान से बात करिए, पूरा धैर्यपूर्वक सुनूंगा। 5 साल आपकी सरकार रही है, वहाँ विपक्ष में है, पूरा धैर्य। अरे मैं मुद्दे पे ही तो, मैं थोड़ी अमेरिका की बात कर रहा हूँ और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं इसी देश के मणिपुर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हमारी बहनों अरे हो चुका ना भाई, अभी राजस्थान से कर लीजिए ना। 20 आपने राजस्थान में किए हैं। ठीक है ना संदीप जी, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए ना, कंप्लीट करने दीजिए। जी रत्नाकर जी, यही यशस्वी नहीं, मैं कहूँगा यशस्वी नहीं, पनौती प्रधानमंत्री हैं। मैं कहूँगा नहीं, देखिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। रत्नाकर जी, मेरा निवेदन है, इस डिबेट में तो बिल्कुल भी नहीं। आप किसी और मंच पर जाकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करिए, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। नहीं, यहाँ नहीं चलेगा रत्नाकर जी, नहीं प्लीज, मेरा निवेदन है आपसे, मेरा निवेदन है आपसे, यहाँ नहीं चलेगा। देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना मतलब आप भारत की तमाम जनता का अपमान कर रहे हैं। ये यहाँ पर बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। रत्नाकर जी, मेरा निवेदन है आपसे, फिर से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। और मैं आप सभी से भी यही गुजारिश करना चाहूंगी कि इस डिबेट में कृपया इस तरह के अमर्यादित और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल ना करें। राजलक्ष्मी जोशी जी, 2003 और 2013 के विधानसभा चुनावों में वसुंधरा राजे ने जाति कार्ड खेलते हुए कहा था कि वो जाटों की बहू हैं, राजपूतों की बेटी हैं और गुर्जरों की समधन है। तीनों जातियों की को रखने का मौका नहीं मिला। मैं आऊंगी सर आपके पास, इसके बाद आपके पास ही आऊंगी। सर तीनों लोग हैं, देखिए मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी रत्नाकर जी, मैं इसके बाद आप ही के पास आऊंगी। राजलक्ष्मी जी भी हमारे साथ बैठी हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं, उनके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी।
राजलक्ष्मी जी, तीनों जातियों की राजस्थान की राजनीति की दिशा तय करने में बहुत ही बड़ी भूमिका रहती है, ये आप भी बखूबी जानती हैं। 2018 में बीजेपी की इन पर पकड़ कमजोर हुई तो सरकार हाथों से खिसक गई और कांग्रेस ने उन्हें साधकर सत्ता अपने नाम कर ली। इस बात को अब प्रधानमंत्री भली भांति समझ रहे हैं। क्या यही कारण है कि चुनाव से ठीक 2 दिन पहले बीजेपी ने भी अब जाति का कार्ड खेल दिया है? जी, जैसा भी मैंने कुछ ही देर पहले कहा कि जाति एक ऐसा विषय है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी छोड़ ही नहीं सकती पीछे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का फोकस जाति इस विषय पर है, क्योंकि उनका फोकस अभी राजस्थान में तो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की सुरक्षा, ये जो है ये मेन मुद्दे लेकर वो चल रहे हैं। जाति का तो विषय वो बीच बीच में वो तो निकलता ही रहता है, हर एक राजनीतिक पार्टी वो वैसे करती जा रही है, लेकिन फोकस अलग है यहाँ पर। और उन्होंने जैसे ये करप्शन के भी कुछ केसेस निकाले हैं, जैसे वो जल जीवन मिशन में जो बहुत बड़ा एक स्कैम निकला था, तो उसका भी जिक्र वो मतलब ये सारे विषयों पर फोकस किए जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत ही बड़ा विषय है, क्योंकि अगर आपको याद है कि अभी पिछले वर्ष रामनवमी के समय पर जो करौली में कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री जी थे रैली में, तो करौली में आपने देखा कि रामनवमी का जो प्रोसेशन था उस पर कैसे पथराव हुआ था, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे राजस्थान में जिनके बाद गहलोत जी ने खुद तो वो उस पर कुछ जिम्मेदारी उन्होंने ली नहीं, उन्होंने बस इतना ही कह दिया कि इस पर प्रधानमंत्री जी कुछ क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं बोलते। तो जैसे उन्होंने तो जैसे हाथ उठा दिया था, और उधर जिस तरीके से जो तैयारी हुई थी और जिस प्रकार से उधर हिंसा हुई थी, उस पर से तो ये ऐसा लग रहा था जैसे प्रशासन एनकरेज कर रहा है ऐसे तत्वों को। तो ये सारे जो विषय है इसको फोकस बनाए हुए हैं भाजपा, और जो मैंने कहा कि महिला सुरक्षा, तो ये सब विषय जो है उनके खिलाफ जा रहा है। कि ये जो जैसे मैंने कहा कि जल जीवन मिशन, अभी रत्नाकर जी कुछ समय पहले किसानों की बात कर रहे थे, तो किसानों की आप कितनी भी बात करो, लेकिन अगर राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण विषय जल का है, तो जल जीवन मिशन में आप देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर आप उसके जो पाइप्स है उसमें ही अगर आप घोटाला कर देते हैं, तो उसमें ये सबसे बड़ा नुकसान तो किसानों का ही होना है। तो ये जो पूरे देश भर में जो एक अभियान चल रहा है कि घर घर नल में पानी आना है, तो वो उसमें से अगर जो जिस क्षेत्र में सबसे कम पानी है, जो जहाँ पर आप देखिए कि ये रेगिस्तान है, तो यहाँ पर अगर आप ऐसे कोई एक घोटाला कर रहे थे तो फिर ये बहुत ही दुखदायी है। और उतना ही नहीं, अभी बिल्कुल, और इसी को एक तरीके से हथियार बना रही है बीजेपी, और इसी मुद्दे को लगातार चुनाव प्रचार में उठाया भी जा रहा है। जी ठीक है रत्नाकर जी, जो अभी राजलक्ष्मी जी ने जिक्र किया जिन बातों का, जिन घोटालों का, उसी को मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं, अमित शाह भी कह रहे हैं, और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने जोधपुर में 1 साल पहले संत की हत्या का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा राजस्थान में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर दंगाइयों को ठीक कर देता। इसी बड़ी अजीब विडंबना है रेशु जी। भारतीय जनता पार्टी जहां भी जाती है उन्माद की राजनीति करती है, सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, लोगों को पोलराइज करती है। आज चाहे प्रधानमंत्री जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, ये जहाँ पे भी रैलियों पे जा रहे हैं उन सांप्रदायिक घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, जो और लोगों को भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, उन्मादी बनाने का काम कर रहे हैं। ये किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों में डिवाइड एंड रूल की जो है भावना पैदा हो। मैं आऊंगी राजलक्ष्मी जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए। जी मैं अपनी बातों को रख लूं। मैं आप ही के लिए कह रही हूँ कि आप कंप्लीट करिए, उसके बाद मैं राजलक्ष्मी जी के पास जाऊंगी। मैं अपनी बातों को रख नहीं पाया पिछली बार भी, इस बार रत्नाकर जी मेरी बात तो सुन लीजिए, आप तो क्रोधित होने लगते हैं। उन्होंने हाथ उठाया कि उनको कुछ कहना है, तो मैंने उनसे यही कहा कि अभी आप रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगी बाद में। रत्नाकर जी को कंप्लीट करने दीजिए। जी
तो जहां तक है सांप्रदायिकता की राजनीति और ध्रुवीकरण करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तुष्टीकरण की राजनीति करती है हर जगह हो। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप आइए जनता से बोलिए हमने क्या किया है इन 9.5 साल के दौरान और हम क्या करने वाले हैं आपके हित के लिए। क्यों आप सांप्रदायिक घटनाओं का जिक्र करके और लोगों को उकसाने का काम करते हैं। और रही बात जो महिला सुरक्षा की बार बार ये लोग जिक्र कर रहे हैं, ये अभी मैं वही आधी बात मैं कह पाया, मैं पूरी बात अपना कंप्लीट करता हूँ। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ मुंह ही नहीं है कहने के लिए महिलाओं और बहनों को के बारे में। अभी राजस्थान जब भी हम मणिपुर की चर्चा करते हैं तो ये भाग से बौखला जाते हैं। प्रधानमंत्री को जब भी कहा जाता है कि आप मणिपुर के बारे में 2 शब्द कहिए तो प्रधानमंत्री जी मौन साध लेते हैं। तो ये लोग मौन साध लेते हैं, उन सारी घटनाओं के ऊपर मौन साध लेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा हो रहा है, वहाँ पे मौन साध लेते हैं। अब ये पूरे देश की बात करता हूँ मैं। आज महिलाओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो है 33% महिलाओं के रेप के मामले बढ़ गए हैं। ये बताइए, ये कह रहे राम राज्य लाने की बात कह रहे, हमारे महिलाओं के ऊपर तो 90 रेप प्रतिदिन हो रहे हैं और 33% बढ़ गए हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो आप जरा अपने गिरेबान में झांकिए। और मैं राजस्थान की बात कर लेता हूँ, मैं भागूंगा नहीं जवाब देने से। राजस्थान में कंपल्सरी FIR है, कंपल्सरी FIR मतलब कोई भी महिला जाती है वहाँ पे तो अगर रिपोर्ट लिखाने के लिए तो उसका कंपल्सरी FIR होगा और NCRB का डेटा FIR के ऊपर होता है। और मैं आगे भी बता दूं कि जब ये FIR होता है तो उसकी जांच भी होती है, जिसका कन्विक्शन रेट 48% जो देश के राज्यों में, तमाम राज्यों में सबसे अधिक एक राज्य राजस्थान है जिसमें कन्विक्शन रेट में मिला है। और 50% से ज्यादा जो है आंकड़े वहाँ पे 50% के करीब जो है वो झूठे केस पाए गए। तो हमने FIR लिखा है महिलाओं के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भी इस तरह की घटना को दरकिनार नहीं किया जाए। लेकिन ये भाई साहब लोग बता दें जरा, अभी मैं तमाम चीजें हैं, लखीमपुर में 2 उत्तर प्रदेश की घटना बता देता हूँ। चलिए ठीक है। अब उनकी बारी है, उनको जवाब देने दीजिए। बहुत सारी चीजें ठीक है सर, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन जब महिलाएं जाती हैं तो उनकी FIR तक दर्ज नहीं होती है और कहा जाता है कि इसी तरीके से झूठे मुकदमे दर्ज कराने आ गई हैं। इन बातों का भी तो आप जिक्र करिए ना। ठीक है, मैं आऊंगी सर, प्लीज मैं आऊंगी। संदीप जी, उसमें से 50% योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार के दौरान इस बात का जिक्र कर रहे थे कि राजस्थान सरकार अपराधियों का ठीक से इलाज नहीं कर पाई, इनका उचित इलाज हम ही कर सकते हैं। कभी बुलडोजर चलवाने की बात करते हैं, क्या अपराधियों का इलाज सिर्फ बुलडोजर है? अगर अपराध का इलाज सिर्फ बुलडोजर से हो जाए तो कानून की तो जरूरत ही नहीं है फिर इस देश में। रेसू जी देखिए, लड़ाई मानसिकता की, और जब तक महिलाओं के प्रति या समाज के किसी भी वर्ग के प्रति जो लोग हैं जिनकी मानसिकता इस तरह है कि अव्यवस्था फैलाना है, जिन्होंने दबंगई को अपना हथियार बना रखा है, उनके साथ कैसे निपटे सरकार। मेरे मित्र और साथी कांग्रेस के कह रहे थे कि महिलाएं राजस्थान की बहुत सुरक्षित है। उनसे पूछे क्या कहीं किसी थाने में महिला डेस्क है? क्या कहीं थाना, कोई महिला थाना राजस्थान में स्थापित किया 5 सालों में? जब हम डबल अपना चेहरा रखते हैं, दोहरे चरित्र रखते हैं, तो चाल और चरित्र और चेहरे की जब बात करते हैं तो ये राजनीति करते हैं ऐसे, तो गलत संदेश जाता है। हमें स्वयं अपने कर्मों के द्वारा ये सिद्ध करना होता है कि नेता को कैसा होना चाहिए, बेहतर व्यवहार, बेहतर काम करके मार्गदर्शक बने, लोग उसका अनुसरण करें। कांग्रेस में ऐसे सभी लोग हैं। तो कैसे मार्गदर्शक होते हैं ये भी तो बताइए ना संदीप जी, कैसे मार्गदर्शक होते हैं? जो मंच से ये कहें कि बुलडोजर चलवा देंगे, ऐसे मार्गदर्शक होते हैं? नहीं, किनके ऊपर चलता है? जो गलत करेंगे, माँ बेटियों को छेड़ेंगे, तो कानून है ना, कानून है ना, समाज कानून का काम कानून को करने दीजिए। हर चीज आप लोग अपने हाथ में ले लेंगे क्या? कानून क्यों बनाया गया है? पूर्व की सरकारों ने ऐसा करने का अवसर दिया ना, तो उसका समाधान क्या? यही है, अगर कोई समस्या खड़ी हो गई तो उसकी समाधान तो होगी ना। मतलब समस्या खड़ी हो गई है तो उसका समाधान है कि जाकर घर तोड़वा दीजिए, सबके घर पर बुलडोजर चलवा दीजिए, ये समाधान है? नहीं, उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए तो माँ, बहन, बेटियों के ऊपर गलत निगाह रखते। उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए जो सरकार की जमीन कब्जा करके अपने इमारत बना के बैठे हुए। मैं आज आपको बता रहा हूँ, आज प्रधानमंत्री जी को ये लोग भला बुरा क्यों कहते हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं गरीबों के लिए मैं घर बनाऊंगा, कोई बेघर नहीं होना चाहिए। इनको खलती है कि मोदी ऐसा कैसे कह सकता है, प्रधानमंत्री जी के ऐसा कैसे कहते? ये हक तो कांग्रेस का है। कांग्रेस के लोग ना घर बना के देंगे, अगर कोई अच्छा काम करने के लिए कहे
उसको न कर दे देंगे। ठीक है, लेकिन जिसने अपराध किया है, जिसने संदीप जी अपराध किया है, सजा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो केवल अकेला व्यक्ति तो नहीं है जो उस घर में रहता है, बाकी भी उसके परिवार के सदस्य रहते हैं, वो तो उस अपराध में शामिल नहीं है, फिर घर कैसे तोड़वाया जा सकता है? रेसू जी, अभी जो भारत की व्यवस्था थी पूर्ववर्ती इंडिया सरकारों में, वहाँ ये था कि गांव के गांव में कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ क्रिमिनल नहीं, और जो क्रिमिनल है वही इनके पार्टी के लोग हैं, जो दबाए गए हैं, जो कुचले गए हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके हक की लड़ाई कौन लड़ेगा रेशु जी? कौन सी सरकार लड़ेगी? अगर ये सरकार निकल के आई है बिना वोट बैंक के परवाह किए और लड़ रही है, और वो फरार है, कोर्ट के नजर में फरार है, कोर्ट उन्हें ढूंढ रही है, तो ये कोर्ट के माध्यम से ये सारे काम होते हैं। जो लोग फरार हैं, नहीं पकड़ में आ रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है और उसको स्वतंत्र काम करने देना चाहिए। इन गुंडे चोर माफियाओं से निपटने का ठेका क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार ले रखी है? ले रखी है इसलिए क्योंकि जनता सुरक्षित रहे, ले रखी है इसलिए ये जो सांप्रदायिक ये बात कहते हैं ना, सांप्रदायिक सौहार्द बनी रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रखी है। योगी जी ने ले रखा है कि गुंडे, मवाली, चोर, उचक्के जो चौकीदार बनके भी लूटते थे, उनको भी ठीक करने का काम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में किया। अगर उस मॉडल की बात वो राजस्थान में जाके कर देते हैं तो क्या कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द होना चाहिए? उनको तो उनकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग। रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रत्नाकर जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार राजलक्ष्मी जी से एक चर्चा कर लेते हैं। राजलक्ष्मी जी, अंतिम दौर के प्रचार में बीजेपी का भरोसा मोदी पर होता है, लेकिन अब राज्यों में योगी के मॉडल को बीजेपी भुनाने का प्रयास कर रही है। राजस्थान में उनका असर किन फैक्टर पर ज्यादा हो सकता है? राजलक्ष्मी जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अभी आ रही है? जी जी जी। हाँ। तो राजस्थान में कुछ ऐसे वाकया हुए थे अभी पिछले कुछ दिनों में जो बड़ी ही मतलब चिंताजनक विषय है। और वहाँ पर जो अगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ही उन्होंने चेंज करके रख दिया है। जो जहाँ पर अगर आप पहले देखते हैं कि वहाँ पर पूरी जो ये गैंगस्टर्स उनकी ही ज्यादा जोर चलती थी, वहाँ पर आज ऐसा है कि उनके जो उन्होंने जो भी वहाँ पर जो मचा रखा था दंगई, तो वो उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त करके उनकी जगह पर या उनके वो खर्चे से उन्होंने जो बेघर लोग थे उनको घर बना के दे दिया। तो वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वहाँ का जो ऐसा बन गया है कि अभी जो है लोग गुंडे डरते हैं वहाँ पर कुछ भी गलत काम करने से। तो ये जो है मॉडल, भले ही आपको वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लग रहा होगा, लेकिन जहाँ पर समझे कि जो लॉ एंड ऑर्डर जो लोग कोई भी ऑर्डर को मानते ही नहीं है, उनको उन्होंने डंडा दिखा दिया है। तो वो इसीलिए वहाँ पर जाकर उन्होंने यही कहा कि ये यहाँ पर अगर आप लोग लॉ एंड ऑर्डर नहीं बना पा रहे हैं, जैसे कुछ इंसिडेंट्स थे जहाँ पर लोग इस प्रकार इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने ये हर एक कोई भी हिंदू महोत्सव हो, कोई भी हिंदू कोई भी मतलब वहाँ पर जो भी हो, प्रोसेशन हो, कुछ भी हो, वहाँ पर पथराव करना, और वो भी पूरी तैयारी के साथ बड़े बड़े पत्थर, मतलब छोटे पत्थर नहीं, बड़े बड़े साइज के पत्थर, और वो ऊपर बड़ी बड़ी मशीनरी लेकर। तो ये सारी जो तैयारी है, ये सब में पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पूरी फेल हो गई थी। तो इसीलिए शायद उन्होंने ये कहा कि आप अगर एक्सट्रीम तरीके से इन्होंने ये सारी चीजें की हैं तो उधर एक्सट्रीम मेजर लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में हाँ बहुत ही एक्सट्रीम मेजर लिए हुए हैं, लेकिन उसका प्रभाव भी आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत ही कटौती हो गई है। पूरी जो ये जो गुंडागर्दी थी वो सब में पूरी कटौती हो गई है, और वो सारे लोग जो हैं आज या तो आप देखेंगे कि नजर ही नहीं आएंगे, या तो फिर वो सुधर गए हैं। तो ये जो है वो इसीलिए आपको वो कंट्रोवर्शियल लग रहा होगा, लेकिन ये असरदार तो बना है। इसीलिए ये मॉडल जो है बहुत सारे स्टेट में लोग चाहते हैं कि ये मॉडल बना रहे, क्योंकि जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात सुनते नहीं हैं उनको कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा, कि कुछ तो डंडा
दिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से उनको रोका जाए। तो ये जो है एक्सट्रीम मेजर तो है लेकिन असरदार है। रत्नाकर जी, अमित शाह कह रहे हैं कि जनता जादूगर बनकर गहलोत को गायब कर देगी। राजस्थान की जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। कांग्रेस को विदाई देने का वक्त अब आ गया है। इस पर आपकी टिप्पणी, और इससे पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, उस पर भी प्रतिक्रिया। पहले आपकी बात का जवाब दो जी। ये वही अमित शाह जी हैं जो 2018 में चुनाव के दौरान मंच से ऐलान किए थे, जब उनकी सरकार थी, कि ये अंगद का पांव है और ये 50 साल तक यहाँ नहीं हिलेगा। शायद याद नहीं होगा तो संदीप जी जरा गूगल करके उसको निकाल लीजिए। तो अमित शाह जहाँ जाते हैं वहाँ पे इस तरह की बातें करते हैं, और अंततोगत्वा रिजल्ट क्या होता है पिछले 1 साल में देखिएगा। अगर गुजरात चुनाव के अलावा ये कोई चुनाव जीत नहीं पाएंगे। दूसरी चीज मैं बात पे आता हूँ, संदीप भाई कह रहे थे, इनके ऊपर कहना चाहूंगा कि न कोनो खाता न कोनो बही, और संदीप जी जो आरोप हमारे ऊपर लगाए वही सही। अरे भैया, आप आंकड़ा तो लेकर आइए और बताइए कि हमारे कौन कौन से नेता अपराधी हैं और किस किस को आपने जेल में भेज दिया। खाली आरोप लगा दे रहे हैं हमारे ऊपर कि ये लोग अपराध कर रहे हैं, वो अपराध कर रहे हैं। संदीप जी उनको कंप्लीट करने दीजिए। संदीप जी आपकी बारी आएगी, आप उनको प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, आप कंप्लीट करिए जी। ठीक है, गरिमा होती है, मैं बीच में बोलूंगा फिर भी नहीं बोल पाएंगे, बौखलाएंगे, सिर्फ जवाब तो है नहीं आप लोगों के पास। ठीक है, आप पूरा करिए। मैं वही कह रहा हूँ, ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम जो है अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। अरे भाई, आप भूल जाते हैं चिन्मयानंद का वो मसाज वाला वीडियो जो पूरे देश ने देखा। आप कुलदीप सिंह सेंगर की उन्नाव की घटना जो हमारी बालिका के साथ उन्होंने क्या किया, भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह का जो हमारी बेटियों के साथ क्या क्या अत्याचार किया, और आप FIR तक दर्ज नहीं कर पा रहे थे। तो आप आंकड़ों के साथ बैठिए और बताइए हमने क्या किया। आप खुद पूरा आपका कुनबा जो है आपका ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगा हुआ है, और बच्चियां चीख का कह रही है कि हमारे साथ दुराचार किया है इन्होंने। तो रावण को तो बचाने का काम आप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम राम राज्य लाएंगे। तो इस तरह की तो परिस्थिति है। अब मैं आ जाऊंगा बहन जो हमारी कह रही थी यूपी के बारे में गुणगान कर रही थी, मैं कुछ NCRB का आंकड़ा बताऊंगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहने वाला हूँ, मैं जो भी कहता हूँ सब आंकड़ों के साथ ही कहता हूँ। ये मेरी आदत है, क्योंकि जनता जो है आंकड़ों पे विश्वास करती है, प्रोसेस नहीं सुनती है। ठीक है रत्नाकर जी, जल्दी बताइए, क्योंकि डिबेट भी 1 घंटे की होती है ना। बिल्कुल। रेशु जी देखिए, उत्तर प्रदेश आज हत्या और अपहरण के मामले में जो ये लोग गुणगान कर रहे हैं योगी जी का, वो नंबर 1 पे है। कि क्या नंबर 1 पे आए दिन घटना कहीं न कहीं किसी का मर्डर होता है, किसी का बलात्कार होता है, अदालत में जाकर के माफिया जज के सामने किसी की हत्या कर देता है। आप तो पूरा रिकॉर्ड लेकर बैठे हैं ना, हाल ही की कुछ घटनाओं का जिक्र भी कर दीजिए अगर ऐसा हुआ है तो। जी। और उत्तर प्रदेश में 17 पुलिस वाले किसी अपराधी को लेकर जाते हैं तो दूसरा अपराधी आके उसको गोली मार के चला जाता है। ये परिस्थिति है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश महिला अत्याचार, NCRB का आंकड़ा बोलता है महिला अत्याचार में भी नंबर 1 है। और ये भूल जाते हैं कौशाम्बी की घटना। अभी अरे राजस्थान पे बोल रही है बात, इससे राजस्थान में कैसे वोट पड़ेगा कांग्रेस को? मैंने बोल दिया कंपल्सरी FIR है। ये विषय आप उत्तर प्रदेश में बोल चुके हैं, वोट पड़ गया, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन के आ गए। राजस्थान में कैसे भैया सरकार बचेगी? झूठ बोल रहा था आप तो वो कह रहे हैं कि मेरे पिया गए रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन की, राजस्थान की आदत आती है, और रंगून की बात कर रहे हैं राजस्थान के। सुनो खुर्पी के उत्तर प्रदेश में ठीक है, बात तो सही है रत्नाकर जी। उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधकर क्या राजस्थान के भीतर सरकार बना पाएंगे, सवाल तो यही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बहन की बात जो है उसकी बात का मैं खंडन कर रहा था। मैं तो राजस्थान का अपना कार्य गिनाया ना मैंने, और राजस्थान में क्या किया हमने वो सारी चीजें मैंने गिनाई। लेकिन अगर किसी का महिमा मंडन होता है तो उसको महिमा मंडन जनता को सच्चाई का उजागर करना जरूरी है। क्योंकि कुछ एनालिस्ट लोग जो होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का चश्मा पहन लेते हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी के सारे चीज जो हरा हरा दिखाई देता है, वो सावन के अंधे की तरह कि वो सावन के अंधा हो गया, वो सब चीज को ये तो गलत चीज है रत्नाकर जी। जब देखिए कोई भी बैठा है तो आपसे सवाल तो करेगा ना, और जब सवाल किए जाएंगे तो सवालों का आप सही जवाब दे दीजिए। वो कांटों की तरह आपको क्यों चुभते हैं? आपके पास जवाब है तो बेबाकी से उसका जवाब दे दीजिए।
मैं तो दे रहा हूँ और देने के लिए बैठा हूँ, मैं किसी सवाल से भागता नहीं रही। ठीक है, राजलक्ष्मी जी कुछ कहना चाह रही हैं आपकी बात पर। जी जी, अगर कोई आपको बताए कि कहाँ क्या कमी है, तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है जो है वो उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो न कि ये कहेंगे कि आप तो अलग ही चश्मे से देख रहे हैं। तो ये कहना मतलब ये देखिए, मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस वहाँ जीते या हारे, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। लेकिन देखिए, जो आप लोग जो एक बार सत्ता में थे, आप देखिए कि आज आपकी क्या स्थिति है। जो विधायक हैं, जो एमपीज है, कितने स्टेट में आप रह चुके हैं और देश भर में आपकी लोकसभा में आपकी कितनी की मेंबरशिप है, आप देखिए, सोचिए, कुछ तो वजह होगी कि आपकी गिनती बार बार हर बार कम होती जा रही है। ठीक है, ये हार जीत तो राजलक्ष्मी जी चलती रहती है ना, लेकिन हमें इस बात को भी देखना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है, और ये मेहनत का ही नतीजा है कि हिमाचल जीता और कर्नाटक जीता। उसके लिए अप्रिशिएट भी करना चाहिए कांग्रेस को। जी बिल्कुल, उधर उन्होंने जो स्ट्रैटेजीज अपनाए थे वो अलग स्ट्रैटेजीज जो अपनाए। संदीप जी आऊंगी आपके पास इसके बाद। जी देखिए, एक बात ये भी है कि उसके तुरंत बाद जो उन्होंने जो गारंटीज दी थी कर्नाटका में, उसके बाद अभी देखिए कि उप मुख्यमंत्री जो DK शिव कुमार जी हैं, वो कहते हैं कि हम अभी फिलहाल तो कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम सबसे पहले गारंटीज को हम पूरा करेंगे। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसी तरीके की गारंटीज देते रहेंगे तो देश में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो होगा नहीं। तो वो उसका जो बुरा असर पड़ेगा पूरे देश पर, वो हर एक राज्य में, तो वो उसकी चिंता तो हमको होगी। ठीक है, लेकिन गारंटी वाला कार्ड तो बीजेपी भी खेल रही है। प्रधानमंत्री तो हर जगह जाकर मंच पर यही कह रहे हैं कि हर चीज की गारंटी मैं स्वयं हूँ, किसी और पर भरोसा करिए या ना करिए, मेरे पर भरोसा जरूर करिए। संदीप जी, क्यों ने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा किया? देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने जो कहा प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने किया। आज राजस्थान में 5 साल सरकार रही है कांग्रेस की। आज वहाँ स्थिति क्या है? लोग बेघर हैं। आज स्थिति क्या है? गरीबों को राशन नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं गरीबों को राशन पहुँचाऊंगा। ठीक है, तो लेकिन क्या आपको अपनी राज्य सरकारों पर भरोसा नहीं रहा कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां पर? मैं एक सेकंड बहुत भला बुरा कहा, मुझे अवसर नेशनल टीवी पे आज बोलने का मिला तो मैं 2 मिनट में अपने चलिए ठीक है, आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है संदीप जी, आप क्या कंप्लीट सपना कीजिए। देखते हैं वो बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों को 12,000 रूपए जो सम्मान निधि के रूप में कम से कम मिले, गेहूं की खरीद में 27,000 रूपए प्रति क्विंटल मिले। वो चाहते हैं कि बेहतर रोमियो स्क्वाड हो कि माँ बहन सुरक्षित रहे, महिला थाना हम लोग बनाए, महिलाओं के लिए बेहतर। कुछ बोल रहे हैं क्या कांग्रेस? नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, आप बोलिए। के लिए महिला हेल्थ डेस्क हम लोग चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस सपना को पूर्ण करने के लिए पूरा राजस्थान उत्सव के रूप में आगे आएगा, वोट करेगा, मतदान देगा। और मैं महिला बहनों से, मातृशक्ति से और गरीब, मजदूर, किसान, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत करने वाले लोगों से भी कहूंगा कि सबके विकास में, सबके हित में, राजस्थान के हित में सबका हित है। इसलिए आइए राजस्थान को समृद्ध बनाए, उसकी संस्कृति, उसके धरोहर को बचाए और कांग्रेस मुक्त राजस्थान बनाने में अपना योगदान दें। चलिए, तो सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं, ये तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये जनता पर छोड़ दीजिए, ये जनता का ही कार्य है यहाँ पर, क्योंकि जनता भली भांति समझती है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या खराब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।